नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार, भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, करारा प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आते हैं। प्रधानमंत्री सरीके जितने भी बड़े नेता, बीजेपी के जितने दिग्गज नेता, जितने स्टार प्रचारक झारखंड आए, सबकी जुबान पर एक ही मुद्दा रहा, एक ही नारा रहा, भ्रष्टाचार पर वार। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून का डंडा चलेगा। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया था। इसी दरमियान 30 करोड़ रुपए, 32 करोड़ से ऊपर नगद बरामदगी होती है। किसके यहां से बरामदगी होती है? ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी थे उस समय संजीव कुमार लाल, और उन्होंने एक नौकर रखा था जिसका नाम था जहांगीर आलम। जहांगीर आलम के घर से 32 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। एक फ्लैट से बरामद होते हैं। कालीखाना चौक पर सर सैयद रेसिडेंसी के नाम से एक अपार्टमेंट है, वहां 6 महीने पहले एक फ्लैट लिया जाता है और उस फ्लैट पे स्कूटी से लेकर पैसे जाते हैं, कभी बोरे में भरकर, कभी झोले में भरकर, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया न्यूज़ 11 की टीम को, और उन पैसों को वहां डंप किया जाता रहा। जब ताला खुला उस फ्लैट का तो ईडी के अधिकारी हैरत में पड़ गए कि आखिर इतना बड़ा नोटों का पहाड़ झारखंड से बरामद हो गया। निश्चित तौर पर मामला गर्म था। दोनों लोग गिरफ्तार किए गए। संजीव कुमार लाल गिरफ्तार हुए, जहांगीर आलम गिरफ्तार हुए, रिमांड पर लिए गए। पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को सम्मन हुआ, उनसे कल पूछताछ की गई और आज 7 से 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनके गिरफ्तारी की घोषणा कर दी गई, तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का प्रहार, मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार। कैश कांड को लेकर मंत्री की गिरफ्तारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूछताछ के बाद ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव के ठिकानों से 37 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। इसी मामले में ईडी ने मंगलवार को मंत्री आलमगीर आलम से करीब 9 घंटे की पूछताछ की थी। वहीं लगातार दूसरे दिन आलमगीर आलम से सवाल पूछे, लेकिन इसी दौरान ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से सियासत में उबाल है। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस और जेएमएम पर हमला बोला है। ऐसा आलम तो और गिरफ्तारी होते रहेगा भारत में। एक से इतना बिगड़ मत जाइए, आगे बहुत देखना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए मैं शुरुआत में बोला, हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए ईडी और सीबीआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए, झारखंड में आज भ्रष्टाचार का एक और बड़ा विकेट गिरा। इसके पहले मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और आज मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और हमें तो लगता है ये तो होना ही था साहब। एक निजी सहायक के नौकर के यहां से जब 35 करोड़ रुपए बरामद होंगे, और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये आलमगीर आलम के विभाग का सिर्फ 3 महीने का 3.5% कमीशन का हिस्सा था। तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ एक शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी 4 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में वो मंत्री रहे थे। तो बाकी जो अरबों रुपए की इनके काले लूट की कमाई है, जैसे जैसे पूछताछ होगी उसका भी खुलासा होगा। लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि ये नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। आप बड़े पद पर भ्रष्टाचार करके बचना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है इस नए इंडिया में। और झारखंड सरकार एक बार फिर से एक्सपोज हो गई अपने काले कारनामों के लिए। देश में झारखंड को उन्होंने एक बार फिर से शर्मसार किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार। कैश कांड को लेकर ईडी ने किया मंत्री को गिरफ्तार। 37 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी मामले में गिरफ्तार। आलमगीर आलम के आप्त सचिव के ठिकाने पर ईडी ने की थी छापेमारी। आप्त सचिव के नौकर जहांगीर आलम के घर से मिले थे 32 करोड़ से ज्यादा कैश। ठेकेदार मुन्ना सिंह के घर पर मिले थे करीब 3 करोड़ रुपए कैश। आप्त सचिव संजीव लाल के घर पर भी मिले थे कैश। 6 मई को ईडी की छापेमारी में मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल के नौकर के घर नोटों का पहाड़ मिला था। जहांगीर आलम के घर पर 32 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। यही नहीं, पीपी कंपाउंड स्थित ठेकेदार मुन्ना सिंह के घर पर करीब 3 करोड़ कैश मिले थे, जिसके बाद ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था और रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।
संजीव लाल और जहांगीर आलम से पूछताछ के दौरान ही ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। 14 मई को करीब 9 घंटे पूछताछ हुई, जिसके बाद 15 मई को फिर बुलाया गया और दूसरे दिन करीब 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। दाताओं का रुझान इंडिया एयरलाइंस के प्रति, प्रधानमंत्री को हार का डर, और डर इतनी कि अब विपक्ष के नेताओं को बिना सबूत, बिना आधार गिरफ्तारी की जा रही है। इसका मतलब कि अब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी 2024 से आउट हो रही है और इंडिया इन कर रही है। ये इसी का परिणाम है। ईडी का अपना जो उनका प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि उनसे जुड़े जो उनके पीएस रहे ऑफिशियली, उसके एसोसिएट के यहाँ से कुछ कैश रिकवर हुआ, लेकिन उनका जो पीएस था, इसके पहले भाजपा के ही दूसरे मंत्री का भी पीएस था, तो उस पर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए। करप्शन के खिलाफ ईडी की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। 31 जनवरी को ईडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं अब सरकार में सेकंड पोजीशन रखने वाले आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल मचना तय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान, सत्यव्रत और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दूसरी गिरफ्तारी झारखंड में, दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी। पहली गिरफ्तारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी रही। हेमंत की गिरफ्तारी ने सियासी भूचाल ला दिया था। अभी भूचाल थमा भी नहीं था कि मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई। दो बड़े कद के नेता, दो बड़े कद्दावर नेता, जिन्होंने पूरे के पूरे संगठन को, पूरे के पूरे कुनबे को बांध कर रखा था। हेमंत सोरेन के जाने के बाद चंपाई सोरेन की जब सरकार बनी, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बनाए गए, उस वक्त आलमगीर आलम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गठबंधन धर्म को निभाते हुए पूरी टीम को एक साथ बांध कर चले, लेकिन अंत में शाख बचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब नगद रिकवरी होगी निश्चित तौर पर साहब आरोप तो लगेंगे, और आरोप टेंडर में कमीशन के हैं, आरोप ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे वसूली के हैं। गंभीर आरोप है। अगर 3, साढ़े 3, 4 महीने के भीतर 30 से 32 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 साल में झारखंड में क्या क्या खेल हुए हैं। रुक करते अपने अतिथियों का, समझते अपने अतिथियों से कि आखिर यह भ्रष्टाचार पर प्रहार है या विपक्ष पर वार है। सीधे रुक करते हैं हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ रहे हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह साहब जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। धीरज दुबे जुड़ रहे हैं हमारे साथ जूम पर जेएमएम से। धीरज जी स्वागत है आपका। प्रतुल जी, भ्रष्टाचार पर वार के नारे लगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, राजनाथ सिंह आए, सब हर के जुबान पर एक ही नारा था, भ्रष्टाचार पर प्रहार, भ्रष्टाचार पर वार, और आज आलमगीर आलम गिरफ्तार। देखिए अभिषेक जी, आपके चैनल में हम लोग 10 बार डिस्कस कर चुके हैं और आपने भी कई बार इस फिगर्स को बताया है कि उनके समय ईडी तमाम शक्तियां होने के बावजूद उसकी रिकवरी सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए थी, और हमारे 10 वर्षों में 1,31,000 करोड़ हो गया। हमने कई बार इस मुद्दे पर डिस्कशन किया है, तो ये उनके और हमारे सरकार का करप्शन के प्रति नजरिया दिखाता है। अब बात करते हैं झारखंड में, जिस तरह से आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो झारखंड में द ग्रेट करप्शन प्रीमियर लीग चल रहा है। और आप देखिए, करप्शन डेयर डेविल्स के कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों सलाखों के पीछे है। ये गजब का इत्तेफाक है साहब। अगर आप 4-5 महीने के पहले की तस्वीरों को देखेंगे तो उस समय हेमंत सोरेन बैठते थे और जो नंबर 2 होते हैं संसदीय कार्य मंत्री, उनके बगल में बैठते थे। तो दोनों आज जेल के सलाखों के भीतर में। और जिस तरीके का झारखंड में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ, और आप बताएं कि जिस तरीके की बातें आई, मीडिया में खबरें आई, आप लोगों ने भी इसको दिखाया कि एक मंत्री के नौकर के यहाँ से 32-35 करोड़, क्या कौन सा एग्जैक्ट फिगर है ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद भी निशानदेही पर लगातार छापेमारी हो रही थी। तो आज एक बड़ा विकेट गिरा भ्रष्टाचार का, और आलमगीर आलम साहब का तो नाता रहा है विवादों से। आपको याद होगा किस तरीके से यहाँ तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इन्होंने ये बसों से बिठाकर कोरोना काल में सारे लॉकडाउन को तोड़ते हुए
पाकुड़ और बांग्लादेश की तरफ रवाना कर दिया था। उस समय भी बहुत हंगामा हुआ था। इनकी सरकार थी साहब, इसलिए उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन अब वीरेंद्र राम, 22 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम के घर छापा मिलता है, मारा जाता है, जो इनके ही विभाग के मुख्य अभियंता थे। और एक प्रारंभिक एस्टीमेट के अनुसार ईडी 150 करोड़ की संपत्ति का अनुमान लगाती है वीरेंद्र राम के यहाँ। वहां पता चलता 3.5% कमीशन चलता था। और जैसी खबरें आई मीडिया में कि ये सिर्फ 3 महीने का कलेक्शन था, ये तो 6 महीने पहले घर लिया गया था। ये आप ही ने दिखाया जिस फ्लैट में ये पैसे की बरामदगी हुई। तो ये जाहिर तौर पर जब 3 महीने का करप्शन का सिर्फ एक हिस्सा का 32-35 करोड़ रुपया रैकेट हो, तो आप सोच सकते हैं ये तो 4.5 वर्षों से मंत्री थे। क्या भ्रष्टाचार का नंगा नाच रचा गया होगा अभिषेक, और किस तरीके से झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को सत्ता देने के नाम पर आई सरकार ने इन्हीं आदिवासी मूलवासियों को लूटा है। मुझे लगता है शर्मसार करने वाली तस्वीरें थी झारखंड को। फिर इन्होंने राष्ट्रीय पटल पर एक बार शर्मसार किया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, मुख्यमंत्री रहते तब इस्तीफा देना पड़ा, और आलमगीर आलम आज मंत्री रहते गिरफ्तार हुए साहब। तो कहीं ना कहीं जो झारखंड में द ग्रेट करप्शन रैकेट चल रहा है ना, परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। और लगातार हमारा जो कहना था कि झारखंड में जो करप्शन है ये इस सरकार में स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया, संस्थागत हो गया, यानी पूरी स्टेट मशीनरी एक होकर करप्शन करने में मदद कर रही है। और किस तरीके से लोग प्रोटेक्ट करते हैं करप्ट लोगों को, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन जो वीरेंद्र राम है वो एक सिंबल थे, और लेकिन उनका तो प्रमोशन होके वो तो चीफ इंजीनियर हो गए थे साहब, और उनको सस्पेंड करना चाहिए था एसीबी के कार्रवाई में 2.44 करोड़ की रिकवरी के बाद। तो इस सरकार ने उन्हें प्रमोशन दे दिया और उनको चीफ इंजीनियर बना दिया। तो इस सरकार का हाथ भ्रष्टाचार के साथ है। लेकिन आलमगीर आलम की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि ये जिस शाख पर आप देखें ना, भ्रष्टाचारी ही बैठे। अंजामे झारखंड क्या होगा इसका सोच कर ही रूह कांप उठती है, क्योंकि झारखंड को जिस कदर लूटा गया है। जी ऋषिकेश, आलमगीर आलम कांग्रेस के बड़े नेता, सीएलपी विधायक दल के नेता, कद्दावर नाम है। लोकसभा चुनाव सर पर है, पहले फेज का चुनाव संपन्न हो गया। ऐसे में इतने बड़े नेता का भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। ऋषिकेश, अभिषेक जी, आलमगीर आलम जी को आज ईडी ने बुलाया, कल भी बुलाया था, और आज उनको अरेस्ट किया, कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। और आलमगीर आलम से संबंधित जो भी मामला होगा कल कोर्ट में आएगा। आप भ्रष्टाचार से उनको जोड़ रहे हैं, उनके पीए के नौकर के यहाँ से निकला है, और आप उनको आलमगीर आलम से जोड़ रहे हैं, कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। ये कतई ठीक नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आलमगीर आलम जी का 40 साल का राजनीतिक इतिहास है। 46 साल का, 85 में मुखिया सरपंच बनते हुए 95 में विधायक का चुनाव लड़े। 1978 से उन्होंने राजनीति शुरू की ऋषिकेश जी, और आज 2024 चल रहे हैं। 46 साल का राजनीति का कैरियर है, और भ्रष्टाचार से हम नहीं जोड़ रहे हैं भाई। आप हम बता रहे हैं उतना, इसके बाद बताइएगा आप। 2000 में वो पहली बार विधायक बने, मंत्री बने। 2005 में फिर वो विधानसभा स्पीकर तक बने। अभी विधायक दल के नेता हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं। 46 सालों में आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा, कोई आरोप नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के आज तक कोई नेता ने उनके खिलाफ बयान तक नहीं दिया। एक स्वच्छ छवि के नेता, एक ईमानदार नेता, एक जनता के नेता और संथाल के बड़े नेता को आज ईडी का दुरुपयोग करके गिरफ्तार किया गया। पैसा मिला किसके यहाँ? सरकारी सचिव के नौकर के यहाँ। गिरफ्तार किसको किया गया? कांग्रेस के एक बड़े नेता को। क्यों किया गया, इसको समझने की जरूरत है। पहला फेज का चुनाव झारखंड में संपन्न हो गया। 4 सीट का रुझान आ गया जनता का कि भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया। बौखला गई भारतीय जनता पार्टी। अब किसी तरह कांग्रेस को डेंट करो। एक नौकर के यहाँ से पैसा निकल रहा है, उसको आप कांग्रेस और आलमगीर आलम जी के यहाँ से आप जोड़ रहे हैं। ये जनता देख रही है, और संथाल की जनता निगाहें बना के बैठी है कि एक जन नेता जो 46 सालों से बेदाग था, उसके ऊपर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और आरोप अभी सिद्ध भी नहीं हुआ, उससे पहले भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। मामला कोर्ट में जाएगा, ईडी अपना सबूत पेश करेगी, होगी तो कोर्ट निर्णय देगा, तब किसी निर्णय पर भाजपा पहुंचे। और भाजपा को मैं बता देना चाहता हूं कि आज आलमगीर आलम जी का गिरफ्तारी भाजपा ने जो ईडी का दुरुपयोग करके कराया है, भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठुकेगा। झारखंड का 14 सीट अब ये हारेंगे। एक ऐसा नेता जो ईमानदार, बेदाग, 46 सालों में एक आरोप उन पर नहीं लगा, और उनके यहां से पैसा नहीं बरामद हुआ, न कोई सबूत मिला।
ईडी समन किया, एक ईमानदार नेता पहली समन पर ही जाकर के ईडी का जांच में सहयोग करने का काम किया, आज उनको गिरफ्तार किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अडानी और अंबानी के पास जो काला धन है वो काला धन टेम्पू से कांग्रेस कार्यालय में जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अडानी और अंबानी के पास कब जाएगी? मैं कुछ नाम और गिनाना चाहता हूं। अडानी अंबानी पास तो इनको भेजने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि अडानी इन्हीं के यार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के अडानी और अंबानी यार हैं, तो उनके पास तो भेजेंगे नहीं। आरोप लगा दिए, हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया होगा तो दोस्त का ही नाम ले लिए, लेकिन अगर सार्वजनिक सभा में नाम लिए हैं तो ईडी को भेजें कि किस टेम्पू में पैसा गया कांग्रेस कार्यालय में, कहीं ये पैसा उसी टेम्पू का तो नहीं था। और भाजपा के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, भाजपा का काम है आरोप लगाना, भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। अगर भाजपा में आ जाते हैं तो संत साबित कर दो, नहीं तो जेल में डाल दो। आज देश के 3 नेता जेल में चले गए। अरविंद केजरीवाल भी बेल पर बाहर आए हैं, हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम, लेकिन हेमंता विश्व शर्मा, शारदा चिट फंड, लैंड घोटाला, अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, नारायण राणे लैंड घोटाला, हसन मुशरीफ सदन घोटाला, प्रफुल्ल पटेल एयरपोर्ट घोटाला, छगन भुजबल उस पर भी ईडी का केस, शुभेंदु अधिकारी, शारदा चिट फंड, ये सब भाजपा में गए, क्या बने? सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री। और जो भाजपा की आंख में आंख डाल करके महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ सवाल उठा रहा है, आप उसको जेल डाल रहे हैं। आप मानते हैं कि ये एक लास्ट में बताना चाहता हूं झारखंड से संबंधित, भानु प्रताप शाही जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, 2013 से ईडी का केस चल रहा था, 2024 हो गया, वो भाजपा में चले गए, पाक साफ हो गए, संत हो गए, आज तक ईडी नहीं गई, क्या कार्रवाई हुई? और विष्णु अग्रवाल एक व्यवसायी, मुद्दे पर सुन लीजिए, एक और मुद्दा का बात सुनिए। विष्णु अग्रवाल जिस पर ईडी का केस था, क्या केस था? रांची में सेना का जमीन हड़पने का केस था। वो जेल में गया, ईडी जेल भेजा, चार्जशीटेड है। वो किससे मिलता है? वित्त मंत्री, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलता है। जी थोड़ा संयम रखिए, आप मेरी बात सुनिए। और विष्णु अग्रवाल के न्यूक्लियस मॉल में आज ईडी की टीम फिर पहुंची और ईडी की टीम ने न्यूक्लियस मॉल की नापी की पूरी जमीन की, नहीं मिले वो जमीन सीतारमण से, आप बताइए, आप मिलने से रोक देंगे किसी को? बाबूलाल मरांडी मिला रहे थे उनको बगल में खड़ा साहब वो चैम्बर का कार्यक्रम था, हमने भी उसको बगल में कौन था पता नहीं था कि ईडी का आरोपी है, भ्रष्टाचारी है। तो अभी आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं विष्णु अग्रवाल को, अभी आप आलमगीर आलम साहब को पाक साफ कह रहे हैं। जेल जाके आ गया, उसको चार्जशीट हो गया, ये भी जा रहे हैं। 3 चीजें ऋषिकेश जी, आपने 3 चीजें कही। पहले तो आपको हिमंता विश्व शर्मा की बात बता दूं कि हिमंता विश्व शर्मा जुलाई 2014 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अगस्त 2014 में उनके यहाँ छापामारी हुई थी। जिस समय छापामारी हुई ना वो कांग्रेस में थे ना भाजपा में थे। नवंबर 2014 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, लेकिन उन पर आरोप था शारदा चिट फंड के जो मुख्य है, जो मुखिया है सुदीप्त सेन, उनसे हर महीने 20 लाख लेने का सरकार की तरफ से सपोर्ट करने के लिए आरोप था। सरकार किसकी थी? आपकी सरकार थी, तरुण गोगोई की सरकार थी। अब आप बात कर रहे थे, आपने जो बातें कही मुझे चुप कराकर अच्छा लगा। आपने चुनाव के रुझान की बात कही ऋषिकेश जी, आखिर कहां पढ़ते हैं आप लोग? ये कहां ये चुनावी रुझान आपको मिलता है? जारी कर दीजिए आंकड़ा साहब कि कहां चुनावी रुझान है, बता दें। आप बता मुझे, अगर आप तथ्यों पर बताइएगा तो मैं सुनने को तैयार हूं। 3 चीजें आपने कही, चुनाव का रुझान आपने कहा, आपने ईडी का दुरुपयोग कहा। प्रतुल जी रुक जाए 2 मिनट, जब बोल रहा हूं तो बीच में ना दिखाएं प्लीज। आपने ईडी के दुरुपयोग की बात कही और आपके आलमगीर साहब ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी है, मैं इसका समर्थन करता हूं, सम्मान करता हूं, हर संभव सहायता करूंगा। गिरफ्तारी के बाद भी उनका कोई तल्ख बयान उनके परिवार का नहीं आया, तो फिर आप दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं हर गिरफ्तारी के बाद। आप चुनाव के रुझान की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई एग्जिट पोल लॉन्च हुआ है? कहीं से कोई एग्जिट पोल आया है आपके पास जो हमारे पास नहीं आया है, मीडिया के पास नहीं आया है? और तीसरी बात आपने कही, नौकर के घर से करोड़ों रुपए जनता देख रही है साहब, सरकारी सचिव के जनता देख रही है साहब, नौकर के घर से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। बताइए, सरकारी ओएसडी सचिव के घर से, तो सरकारी सचिव के घर से अगर बरामदगी होती है साहब, 6 महीने पहले फ्लैट किराए पर लिया जाता है और स्कूटी से और बोरों में भर भर कर नोट वहां पहुंचाए जाते हैं। आग प्रत्यक्षदर्शी है, 50 प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनका बयान कलमबद्ध हुआ है, जिनसे हमने भी बात की है। आप जस्टिफाई ये कर सकते हैं कि ये लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा वार है, इसको कांग्रेस को झटका है, कांग्रेस इसको सह रही है और इससे निकलेगी कांग्रेस। जनता इसको किस तरीके से मैसेज जाता है नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जांच अभी शुरू हुई है
और गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन जितने भी बातें आपने कही उसमें चुनावी रुझान समेत बाकी सारी चीजें फिलहाल करने की नहीं है। रुक जाइएगा, अब मेरे साथ एक और अतिथि हमारे जुड़े हुए हैं जेएमएम से, धीरज दुबे साहब। धीरज दुबे साहब, पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, अब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी, आखिर भाजपा चाहता क्या है? भ्रष्टाचार के नाम पर भाजपा क्या विपक्ष का सुपड़ा ही साफ कर देगी? देखिए, आज तो सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले, मैं हमेशा अभिषेक जी आपको बोलता था कि मीडिया को भी जो है सो डराया धमकाया जा रहा है, उन पर भी छापे पड़े जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। आज एक बड़ा दिन है कि न्यूज क्लिक के जो फाउंडर हैं, जो संपादक हैं प्रवीर पुरकायस्थ जी, उनको जमानत मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध तरीके से की गई थी। तो आज भी हमारे देश में जो 3 बॉडी काम करता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी और जो हमारे एमएलए एमपी हैं, संविधान, कार्यपालिका न्यायपालिका, हाँ कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका, जी विधायिका। तो आज भी हमारी न्यायपालिका हमारे देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने में मदद कर रही है। और जैसा कि उनका आरोप लगाया था कि ये चीन के हित में प्रोपेगेंडा फैला रहे, इसलिए उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया था। तो आज एक बड़ा दिन है कि न्यूज क्लिक के जो संपादक हैं उनको आज जमानत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी किया कि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध तरीके से की गई थी। आज के मामले को भी हम जोड़कर अगर देखें अभिषेक जी, तो कहीं ना कहीं जैसे संजीव लाल जी सरकारी अधिकारी हैं, उनके नौकर के यहाँ जहांगीर आलम जी के यहाँ से पैसे मिले थे, जबकि समय से पहले माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी ईडी के दफ्तर पहुंचे, उन्होंने सहयोग किया, सवाल के जवाब दिए। दूसरे दिन उनको गिरफ्तार किया गया। किस ग्राउंड पर गिरफ्तार किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई है और कल उनकी पेशी कोर्ट में की जाएगी, तब शायद कुछ समझ में आएगा कि किस ग्राउंड पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि भाजपा के ही एक बड़े नेता के द्वारा जो राजनीति में चर्चा बना कि जितने भी वैसे नेता जो रिपीट करके विधानसभा में पहुंचेंगे, अब उन पर दबिश बनाया जा रहा, या जो झारखंड की राजनीति पे अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका चेहरा जो है पॉपुलर है और उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमती है, उनको अब टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से सुना कि 40 साल की लंबा कैरियर और पहली बार आरोप इस तरह का, डायरेक्ट आरोप नहीं, डायरेक्ट उनका कोई लेना देना नहीं है, एक अफसर के नौकर के यहाँ से बरामदगी होती है और फिर भी उनको दोषी साबित नहीं होते हुए भी उनको गिरफ्तार किया जाता है। अभिषेक जी, अगर पूरे प्रकरण को आप 2021 से अगर देखेंगे तो ये चीज समझ में आ रहा है कि चाहे वो पूजा सिंघल हो या कोई भी सरकारी अधिकारी, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल करने का, सरकार को दोषी साबित करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। ईडी एक पॉलिटिकल वेपन्स के रूप में इस्तेमाल हो रही है और मामला न्यायालय में जब जाता है तो ईडी का जो सक्सेस रेट है वो 0.06% है। यानी जो मामले कोर्ट में जाते हैं उसमें ईडी की सफलता मात्र भी 0.06% ही हो पाएगी। ये मामला कहां तक टिकेगा? क्या ये अल्प समय के लिए सरकार की छवि को बदनाम करने के लिए, जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, जनता में सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं ये राजनीतिक हथकंडा तो नहीं? इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और मैं न्यूज 11 के दर्शकों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में की खूबसूरती है कि जब न्यायालय का फैसला जब तक नहीं आता है, 2G घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण। 2G घोटाला के खिलाफ पूरे भारतीय जनता पार्टी देश में चिल्ला कर बोली कि 2G घोटाला हुआ, इतने करोड़ का घोटाला हुआ, ये नेता इसमें दोषी हैं। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो 2G घोटाला पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी घोटाला इस देश में हुआ ही नहीं। लेकिन उस समय जो कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों को जो छवि का नुकसान हुआ था, जनता के मन में कांग्रेस के प्रति जो दुर्भावना बनी थी, उसका जो नुकसान तुरंत हुआ था, उसका भरपाई शायद आज भी नहीं हो सकता है। चलते हैं अपने अतिथियों के पास। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं। प्रतुल जी, जिस वीरेंद्र राम की आप बात कर रहे हैं, 2009 में उस वीरेंद्र राम को चीफ इंजीनियर बना दिया गया। 116 रैंक पीछे था वीरेंद्र राम, लेकिन 2009 में उसको चीफ इंजीनियर बनाया गया। 2014 से 2019 तक आपकी भी सरकार रही, भाजपा की सरकार। वीरेंद्र राम तो आपके समय भी पोषित रहा।
और इसी तरीके से कारनामे करता रहा होगा, क्योंकि जो कहते हैं ना नेचर और सिग्नेचर कभी बदले नहीं जाते, तो उस समय भी यही होगा। और जहां तक टेंडर में कमीशन का आरोप है, झारखंड तो गठन के साथ ही बदनाम है साहब। झारखंड के किस विभाग में टेंडर में कमीशन की वसूली नहीं होती? जेई का 1%, असिस्टेंट इंजीनियर का 1.5%, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 3%, उसके ऊपर चीफ इंजीनियर का काम अलॉट करने के लिए 3%। ये खेल किससे अनजाना है? सरकार में भाजपा भी रही, सरकार में कांग्रेस भी रही, तो फिर आलमगीर अकेले क्यों नुकसान सह रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ ना तथ्य मैं आपको बताता हूं कि कैसे शक की सुई यकीनन आलमगीर आलम की तरफ घूमती है और बिना तथ्य के ईडी कोई गिरफ्तारी नहीं करती, क्योंकि ईडी को इसका जवाब कोर्ट में देना होगा। कोर्ट में बड़ी कड़ी स्क्रूटनी होती है कि आपने जिसकी गिरफ्तारी की उसमें बेल का भी नॉर्मली प्रोविजन नहीं होता, रेयर केसेस को छोड़कर। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ प्रचार के लिए दिया गया है 15-16 दिन की मोहलत। तो ईडी ने सारे तथ्यों को रखा होगा। और जो आज खबरें चल रही थी सोशल मीडिया और इसमें कि उनके पीएस और नौकर ने स्वीकार कर लिया था कि ये उनका पैसा है, ये मेरी खबर नहीं, ये मैं जो सोशल मीडिया और चैनलों में चल रही खबरें थी उसके आधार पर। और अगर आप देखें लॉजिक भी, तो आलमगीर आलम के बारे में ये 3-4 दिन से कयास लगाया जा रहा था कि वो सिर्फ 3 महीने का कलेक्शन है। ऐसी खबरें आ रही थी कि संजीव लाल ने पूछताछ से बोली, आप लोगों ने दिखाया कि 32-34 करोड़, और जहां पर वो छापा मारा जा रहा था वो इनपुट के आधार पर वो साफ हो रहा था, कहीं 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, मतलब ये 100 200 500 रुपए जैसा मिलता, वैसे यहाँ करोड़ मिल रहे थे। और हमारा कहना है कि हमारी सरकार में थी। मैं आपको थोड़ा सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। जब वीरेंद्र राम के कैसी इनकी पूरी कहानी शुरू हुई, जो एक सुरेश कुमार वर्मा इनके बड़े करीबी थे, इनके मकान मालिक भी थे, 13 नवंबर 2019 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने, उस समय हमारी सरकार का अंतिम काल था, उस समय 10,000 रुपये एक ठेकेदार से लेते हुए गिरफ्तार किया सुरेश कुमार वर्मा को। उसके बाद सुरेश कुमार वर्मा के घर में छापेमारी हुई, जो वीरेंद्र कुमार राम के जो मकान मालिक थे जी। 2.44 करोड़ की रिकवरी हुई। हमारी सरकार ने तुरंत उनको निलंबित करने की अनुशंसा की। इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना पड़ता है, वहां चिट्ठियां भेज दी गई और ये मैटर होते होते हमारी सरकार चली गई। हमारी सरकार ने निलंबित करने का जिस अधिकारी को अनुशंसा किया था, इस सरकार ने आते ही उसको चीफ इंजीनियर बना दिया। और आलमगीर आलम 2009 में ही बनाए गए नहीं, और ये फिर चीफ इंजीनियर बनाकर शायद ये इंजीनियर इन चीफ बन गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और देखिए, आलमगीर आलम साहब के मंत्रालय में कहा जाता था कि जो ये चाहते हैं बस वही होता है। 3.5% कमीशन का खेल पे तो आपने बड़ी स्टोरी की थी, पर मैं आपको 1.5% का साहब, 3.5 नहीं 1.5% नहीं, वो 3.5 टोटल विभाग का, पूरे विभाग का तो 12% से ऊपर है। ईडी ने जो रिमांड पिटीशन दिया है उसमें 1.5% दिया है। और ये 1.5% आपको बता दूं कि जिस रसूखदार के लिए वसूली की जाती है, कि इन्फ्लुएंस व्यक्ति के लिए वसूली करता था संजीव लाल, ये 1.5% किसी एक व्यक्ति की वसूली थी। बाकी उसके बाद चीफ इंजीनियर से लेकर जेई तक का अलग पैसा होता है, वो अलग मामला है। धीरज दुबे का रुख करते एक बार। धीरज जी, हेमंत सोरेन की सरकार ने भी अनुमोदन किया था वीरेंद्र राम पर जांच का, और एसीबी जांच किया अनुमोदन था, लेकिन उसको दबा दिया गया था। आज सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए, लेकिन जांच नहीं उठी, क्यों? देखिए, इस विषय पे मेरी जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बात को घुमा के और दूसरे मुद्दों को पेश कर देने से, जिस मुद्दे पर मेरी जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में बोलना उचित नहीं समझ रहा। आप ये बता दें कि आप ये सरकार 2014 से 19 तक भाजपा की सरकार रही, 19 के बाद अभी 24 तक जेएमएम कांग्रेस की सरकार, उससे पहले भी ज्यादातर समय भाजपा कांग्रेस की सरकार बदली होती रही। इतने मुख्यमंत्री इस राज्य ने देख लिए हैं कि मुख्यमंत्रियों का प्रयोग हो गया है, यह राज्य प्रयोग स्थल बनकर रह गया है। लेकिन वीरेंद्र राम जैसे लोग और विभाग में टेंडर के नाम पर कमीशन का खेल 2000 में झारखंड गठन के बाद से आज तक चल रहा है। गाज केवल आलमगीर आलम पर क्यों? मैं तो पिछले डिबेट में भी मैंने ये कहा था कि सरकारी अधिकारी का जो भ्रष्टाचार है उसी का देन है कि आज पूजा सिंघल के घर से भी 20 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, संजीव लाल जी के घर से 35 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, उनके नौकर के यहाँ से। तो झारखंड के गठन के बाद से जो काली कमाई, जो भ्रष्टाचार का पैसा है, कोई एक दिन का पैसा जमा किया वो नहीं है। ये लगातार, चाहे किसी की भी सरकार हो, जो भ्रष्ट लोग हैं वह लोग किसी की सरकार में भी भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। और आज वैसे लोग पर जब शिकंजा कसा जा रहा है, तो ये
उनकी काली कमाई निकलकर सामने आ रही है। और मैं उस समय भी बोला था कि आज भी रांची के जब बड़े फ्लैट में अगर छापा पड़े, बल्कि ज्यादातर अधिकारियों के घर में 80% अधिकारियों के घर में अभिषेक जी अगर छापा पड़े, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो ये पैसे और कैश देखने के लिए मिल रहे हैं, वो लगभग सारे अधिकारी 70 से 80% जो पदाधिकारी हैं उनके घर से ये कारनामा देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकारें बदल रही हैं लेकिन इनका रवैया नहीं बदल रहा है। मतलब अधिकारियों के घर बता रहे हैं आप, ब्यूरोक्रेट्स के घर। बिल्कुल, सब भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा कोई जड़ है, अगर आज पब्लिक से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर भ्रष्टाचार का पैसा कोई लेता है तो उसका सबसे प्रथम जड़ होते हैं वो अधिकारी। जेएमएम का बड़ा दावा है, जेएमएम के प्रवक्ता हैं धीरज दुबे कह रहे हैं कि राज्य में अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार की उगाही कर रहे हैं। अगर छापा पड़ गया, आरोप प्रतुल जी, अगर छापा पड़ गया तो सबके यहां से पैसा बरामद होगा। और इस बात में कोई खंडन भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अधिकारियों के यहां से रिकवरी दिखाई दे रही है और हर बड़ा अधिकारी किसी न किसी स्कैंडल से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ा हुआ है। अभी जो बातें सामने आई हैं आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के साथ, कि अभी राज्य के कई आईएएस भी रडार पर हैं ईडी के। इसी केवल ग्रामीण विकास विभाग के मामले में ही कुछ आईएएस पर शिकंजा कसा जा सकता है। प्रतुल जी जल्दी बात पूरी करें। देखिए, मैं अभी जेएमएम के नेता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 60% से 80% तक अधिकारी भ्रष्ट है वर्तमान व्यवस्था में। तो इनकी एसीबी क्या कर रही है साहब? यानी भ्रष्ट खुद मान रहे हैं सरकार के प्रवक्ता कि हमारे यहाँ 80% अधिकारी भ्रष्ट है, लेकिन एसीबी को ये छूट नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। तो ये तो संस्थागत भ्रष्टाचार यही होता है ना। सरकार को पता है साहब कि 80% हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एंटी करप्शन ब्यूरो क्यों इन 80% अधिकारियों की रेड नहीं कर रही? सिर्फ ये कहकर कि 80% अधिकारी भ्रष्ट है और ये बदनाम करते हैं। साहब, ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि सरकार कह रही है 80% अधिकारी भ्रष्ट है लेकिन हम कार्रवाई नहीं करेंगे। किसने हाथ बांध कर रखा है आपका? और मैं वो पत्र आपको अभी दिखा दूं या बाद में दिखाऊं? धीरज दुबे का बड़ा बयान है जेएमएम का कि अधिकारियों की बात करें तो 70 से 80% अधिकारियों के घर रिकवरी होगी कैश की, और ये हो रही है। ये झारखंड में लगातार देखने को मिल रहा है। प्रतुल सहदेव का सवाल आ गया है कि अगर आपकी सरकार है तो एसीबी क्यों हाथ बांधकर खड़ी है? एसीबी को आप क्यों नहीं आजाद कर रहे हैं? ईडी को अगर केंद्र ने आजाद कर दिया तो आप एसीबी को आजाद कीजिए। अभिषेक जी, आ रहा हूं धीरज जी। साथ में प्रवक्ता ने किस सोर्स से यह सब बात कही, इसकी जानकारी वही देंगे। तब रुक जाए ऋषिकेश जी, धीरज जी कुछ कहना चाह रहा हूं तो सुन लेते हैं। धीरज जी बताएं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एसीबी की गिरफ्तारी होती है, प्रतुल जी को मैं जानकारी देना चाह रहा हूं, लेकिन 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 रुपए जो कि रंगे हाथों पकड़ा जाता है, ऐसा एसीबी का कोई भी कार्रवाई नहीं है जिसमें जमा पूंजी जो 17 साल के भाजपा आजसू के भी शासनकाल में अगर वो काली कमाई जमा करके रखे हुए हैं तो एसीबी रंगे हाथ पकड़ती है, ना कि जमा किए हुए पूंजी को पकड़ती है। तो मैं इस विषय पे आना चाहता हूं कि जब मैं किसी सच को अगर इस चैनल पे रख रहा हूं तो भाजपा के भी प्रवक्ता को इसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि इसको राजनीतिक ट्विस्ट देकर और जेएमएम पे आरोप लगा। ये मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि एसीबी जो वर्क करती है और रंगे हाथों पकड़ने का वर्क करती है, ना कि जो दीवान के नीचे गड्डियों का नोट जो है तहखाने में सजा के रखा गया है उसको पकड़ने का काम। एसीबी के पावर भी लिमिटेड है, ईडी की पावर असीमित है। एसीबी को पावर है संपत्ति को सीज करने का, संपत्ति को अटैच करने का, एसीबी के साथ कैश की रिकवरी और उसके सारे लिंकेजेस को दूसरे राज्य के एजेंसियों से ये सहयोग लेने का। तो ये कहकर बच जाना कि हमारे 80% अधिकारी करप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ तो रिकवरी का दायरा ही 5-10 हजार रुपए। साहब, आपने क्यों नहीं 80% अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की? जब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार के 80% अधिकारी भ्रष्ट है, तो मुझे लगता है अधिकारी भी जो सुन रहे होंगे आईएएस आईपीएस, वो भी जरा अपने आंख खोल ले कि 80% आपके समुदाय को अभी जेएमएम के प्रवक्ता ने भ्रष्ट बताया, लेकिन कहा नहीं साहब हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि एसीबी का दायरा सीमित है। ये कौन सा लॉजिक है अभिषेक कि सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ चोर है लेकिन हम चोर को नहीं पकड़ सकते और चोर को पकड़ेंगे तो 5,000 बरामद होगा? ये लॉजिक कैसे पहुंच गए? उन्होंने ये भी कहा कि भाई संपत्ति की जांच करने का अधिकार नहीं है। नहीं, संपत्ति कौन कहता है? एसीबी का एक्ट पढ़ ले, पूरी संपत्ति जांच करने का, कॉन्फिस्केट करने का अधिकार है। एंटी करप्शन ब्यूरो को एसीबी के अलग जजेस होते हैं सिविल कोर्ट में। सर उसके लिए पहले यहाँ छापा मारकर कैश रिकवर करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप ईडी के जैसे एडवांस सोर्सेस तो एसीबी के पास अब मैंने आपको एसीबी का एग्जांपल दिया ना कि जो नवंबर 2019 में जो उन्होंने रंगे हाथ 10,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया था, उसके घर में छापा मार के 2.44 करोड़।
चलते हैं अपने अतिथियों के पास, लेकिन जेएमएम के प्रवक्ता धीरज दुबे ने बड़ा बयान दे दिया है। राज्य के 80% से ज्यादा अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को, आईएएस आईपीएस को बता रहे हैं कि अगर इनके यहां भी छापामारी तरीके से हो गई तो हर जगह से नगद मिलेगा, हर जगह से कैश रिकवरी होगी। अब ये अपनी सरकार में भ्रष्टाचार का मामला है। भाजपा कह रही है कि एसीबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। बहरहाल उनके सोर्सेस क्या है इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि आखिर किस सोर्सेस से। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, चोर कहा, 80% अधिकारी करप्ट हैं। ये कैसा? अब साहब, जिनकी सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे 80% जितने लोग हैं नीचे अधिकारी वो सब करप्ट हैं। मैं तो सारे आईपीएस और जो आईएएस अधिकारी हैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, झारखंड पुलिस सर्विस से, आप सुन लो, 80% आप लोग चोर हो, ये जेएमएम कह रही है। साहब, क्या कोई एक लिमिट होता है? और क्यों नहीं? अगर ये चोर है तो इनके छापा मारा जा रहा है? किसने सरकार के हाथ बांध दिए हैं? साहब, हमाम में सब नंगे हैं। आज इनके मुंह से सच्चाई निकल गई। 80% हमारे अधिकारी चोर है। आप ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं समझे अभिषेक। ये मैं दाद देता हूं उनकी स्वीकारोक्ति को कि कम से कम उन्होंने हिम्मत दिखाई। मैं तो उनके हिम्मत की बात कर रहा हूं। अगर जेएमएम के प्रवक्ता ने ये कहा है, सोर्सेज उनके चाहे जो भी रहे हो प्रतुल जी, लेकिन ये बात सच्चाई है कि इसका खंडन नहीं किया जा सकता। अगर आप अंत के कुछ सालों को देख लें तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसके यहाँ छापामारी हुई हो। परसेंटेज में जाके फर्क बता पाना बड़ा मुश्किल है। 80% आप समझ रहे हैं, मतलब 10 में 8 आदमी चोर हैं यहाँ इनके हिसाब से। तो ये कोई लॉजिक है कि 10 में से 8 अधिकारी चोर हैं? ये तो रुक करते हैं ऋषिकेश, कांग्रेस पर यह बड़ा प्रहार है। आलमगीर आलम का जेल जाना, कहीं ना कहीं अभी संथाल का चुनाव बाकी है, आखिरी फेज में संथाल में चुनाव होने हैं और राहुल गांधी की सभा से क्या यही कारण थी? कांग्रेस ये भाग गई थी, इसलिए आलमगीर आलम को आप लोगों ने दूर कर दिया था। अभिषेक जी, 2019 का जब रिजल्ट आया था झारखंड विधानसभा का, तो सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले व्यक्ति का नाम था आलमगीर आलम जी। लगभग 1.25 लाख से ज्यादा वोट लाए थे। 46 साल के राजनीतिक करियर में आज तक उन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा। ईमानदार नेता का गिनती में उनका है, जनता का नेता का गिनती में आते हैं वो, और जन नेता हैं वो। संथाल परगना के सबसे बड़े नेता में से वो एक हैं। और आज ईडी का जब बात चल रहा है तो आप पिछला इतिहास ईडी का देखेंगे तो 26 विपक्ष के नेताओं पर ईडी ने छापा मारा, जिसमें 23 नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 3 नेता कौन नहीं गए? अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और आज तीसरा आदमी आलमगीर आलम। अगर ये भाजपा में चले जाते तो कोई ईडी दूर दूर तक इन पर छापा नहीं मारती। लेकिन ये विचारधारा के लड़ाई लड़ते हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हैं। आप सुन लीजिए, आलमगीर आलम साहब क्या छापा नहीं पड़ा ऋषिकेश? आलमगीर आलम के यहाँ छापा नहीं पड़ा। किसके यहाँ पड़ा? सरकारी अधिकारी के नौकर। सरकारी अधिकारी वो आज से नहीं है, 2 सेकेंड जेपीएससी के वो अधिकारी हैं। इससे पहले भाजपा के मंत्री सीपी सिंह के ओएसडी थे, उससे पहले भाजपा की मंत्री बिमला प्रधान जी के ओएसडी थे। तो उस समय इतना पैसा नहीं आया था कि कहीं फ्लैट लेके डंप करते। आप निर्णय मत करिए, कोर्ट पर छोड़ दीजिए, जांच पर छोड़ दीजिए, कहां का पैसा है, कब का पैसा है, कोर्ट में ईडी बताएगी। ईडी के जांच पर आप, ईडी का जांच हो जाने दीजिए, कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। आपको बताते हैं कि 5900 पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी का केस चल रहा है देश में, जिसमें 25 पर सुनवाई हुई है और 24 का निर्णय आया। अभिषेक जी, ईडी का परसेंटेज रेट 0.46% है। कन्विक्शन जांच, हाँ, कन्विक्शन रेट कितने सालों का है ऋषिकेश? 10 सालों का। महज 10 सालों का ये निकला है 2024। और उसके पहले का कितना है? उसके पहले का भारतीय जनता पार्टी से पूछे। मैं 2014 से भाजपा की जब से सरकार आई है तब से बता रहा हूं। उसके पहले ईडी का 68 वर्षों का इतिहास है। 68 वर्ष हो गए ईडी के गठन हुए। पूरी बात हो जाने दीजिए, 10 वर्षों का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं। एक केस सुनिए, तापस राय थे, 12 जनवरी 2024 को ईडी उनके यहाँ छापा मारती है। बंगाल के नेता थे टीएमसी के तापस राय। बताएं, मैं सुन रहा हूं। हाँ, तापस राय के यहाँ ईडी छापा मारती है। शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन पर भी ईडी का छापा पड़ा। शारदा चिट फंड का ही मामला था। वो बोले कि तापस राय करप्ट नेता है, उसके यहाँ ईडी का छापा हुआ तो अच्छा हुआ। वही तापस राय 10 मार्च 2024 को भाजपा में ज्वाइन कर लिया। तो क्या वो संत हो गया ईडी के जांच से पहले? और फिर मेरी जानकारी में आ रहा कि वो शायद वापस टीएमसी में भी चले गए। जी, इसलिए गए थे वो दिखाना चाहते थे। जैसे ही चार्जशीट हुआ, मुकुल राय की तरह मुकुल राय भी भाजपा में गया ईडी से बचने के लिए, फिर वापस टीएमसी में आ गए थे। भाजपा ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था, तो फिर वापस टीएमसी में आ गए। इसलिए गए कि दिखा दिए कि हम पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा था, तो हम भ्रष्टाचारी को पार्टी में क्यों लिया। आप मुझे एक लाइन में एक बात बता दें। जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा अभिषेक जी, उसको भाजपा ने क्यों, उसको भाजपा पार्टी ज्वाइन करा? मैं एक सिंपल सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं
कि आप मुझे ये बता दें कि आपकी सरकार में ये जो आपने अभी बताया हिमंता बिस्वा शर्मा, उन पर जो आरोप था उस समय सरकार आपकी थी, मुख्यमंत्री कोई और थे। अगर आप ये मानते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा करप्ट थे, वो इसीलिए ईडी में चले गए और उनके दाग धुल गए, आपने अभी नारायण राणे की बात की, आप अभी जो अधिकारी की बात कर, शुभेंदु अधिकारी की, इनकी बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि चार्जशीट नहीं हुआ, कई लोगों पर सीबीआई ने इंक्वायरी के लिए भी नहीं बुलाया, ये एक राजनीति का पार्ट अपना हो सकता है, ये हाईकोर्ट का मामला। जहां तक बात कन्विक्शन की है ऋषिकेश, तो कन्विक्शन का रेशियो वकील तय करते हैं, वो कोर्ट में जस्टिफाई होता है। लेकिन यह भी आप बता दें कि 68 वर्षों के इतिहास में इन्हीं 10 वर्षों में 1,30,000 करोड़ जो पैसा रिकवर हुआ है, ये सफेद धन है या काला धन है ऋषिकेश? ये ईडी जांच कर रही है, कोर्ट निर्णय देगा। कोर्ट में जिसके यहां से पकड़ाया वो बताएगा कि काला धन है कि पीला धन है कि नीला धन है। लेकिन मैं आपकी बात मैं आपकी रुक जाइए, मैं आपकी एक और बात का जवाब देना चाहता हूं अभिषेक जी। आपने कहा कि हमने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, छगन भुजबल हो या हेमंता बिस्वा शर्मा हो, या मैंने नहीं लगाया, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने लगाया, और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही उनको ज्वाइन कराई। आरोप भी वो लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, दबाव बनाओ और भाजपा में ज्वाइन कराओ, यह भाजपा की पॉलिसी। शारदा चिट फंड हो या नारदा स्टिंग ऑपरेशन हो, कहीं ना कहीं लगाया। और एक पत्रकार ने भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, उस मामले में भी जांच हुई थी, उस मामले में भी पासा बदल कर गए थे। रुक करते अपने अतिथियों का। प्रतुल शाहदेव कुछ कहना चाह रहे थे, अंतिम 5 मिनट शेष बचे हमारे पास। प्रतुल जी, बड़ी कार्रवाई आलमगीर आलम पर, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, जब भी कार्रवाई होती है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो ये जाति, धर्म और समुदाय से जोड़ने लगते हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो इन्होंने कहा साहब एक आदिवासी है इसलिए जेल में डाल दिया, और WPCR 68/2024 में हाईकोर्ट के डबल बेंच ने माना कि जो प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन पर आरोप लगे हैं वो सही है। हाईकोर्ट ने तो यह भी कहा कि 36 लाख को लेकर जो इन्होंने बयान बदला, ये भी बहुत अविश्वसनीय है, अनटेनेबल शब्द का यूज किया था, और कहा ये पॉलिटिकल, एक हारे हुए मुवक्किल की तरह हेमंत सोरेन ने पॉलिटिकल वेंडेटा यानी बदले की राजनीति की जो बात की है, राजनीतिक, ये भी स्वीकार नहीं है। ये हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे। उस समय इन्होंने कहा कि आदिवासी को जेल भेज दिया, आज कह रहे कि एक अल्पसंख्यक को जेल भेज दिया साहब, और एक नौकर के घर निजी सचिव जो मंत्री जी के हैं, और जहांगीर आलम और आलमगीर आलम का क्या रिश्ता है ये तो बाद में एक्सपोज होगा, लेकिन फिलहाल एक नौकर के घर से इतनी बड़ी रिकवरी। और मैं आपको एक फाइनली एक चिट्ठी दिखाता हूं, अगर आप अनुमति दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चिट्ठी है। कैमरा जूम करवाइए चिट्ठी। जल संसाधन विभाग, मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर आप जूम करें, ये दर्शक भी देख ले इस चिट्ठी को। जल संसाधन जूम करवाइए स्क्रीन पे एक बार, कैमरे पे। 15/11/2023 का चिट्ठी है। सरकार के अवर सचिव ने लिखा था मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के प्रधान सचिव को कि वीरेंद्र राम के ऊपर FIR किया जाए। ये 15 नवंबर को लिखा गया पत्र है, और इसमें लिखा गया कि विधि विभाग से इसकी स्वीकृति साल का बता रहे हैं आप प्रतुल जी? 15/11/2023, पिछले वर्ष हेमंत सरकार की सरकार ने लिखा है। वही तो मैंने पूछा। और आप बस ये देखिए, प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है, फिर आज तक FIR क्यों नहीं हुआ? तो ये सीधा कनेक्शन नहीं दिखाता अभिषेक कि एक तरफ चिट्ठी लिखवा दिया, दूसरी तरफ बोल दिया साहब FIR नहीं करने का। ये चिट्ठी इस पूरी कहानी बयां करी है कि वीरेंद्र राम को 6 महीने से किसने चिट्ठी को दबा कर रखा, क्यों FIR नहीं हुआ, क्यों मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं हुआ? अभी वीरेंद्र राम से बड़े संजीव लाल हो गए, उनसे ज्यादा रिकवरी संजीव लाल के यहाँ हुई है। वीरेंद्र राम उसी विभाग के चीफ इंजीनियर है जहां आलमगीर आलम है, आप भी जानते हैं। नहीं जानता हूं, तो आखिर वीरेंद्र राम को क्यों बचाया? ये आलमगीर आलम की तो साजिश नहीं थी कि ये धीरज भी हमसे जुड़ गए हैं, वो भी अंतिम में बात पूरी करेंगे। अभिषेक जी, अभी आपके चैनल में 1 घंटा से चर्चा हो रहा है, किसी ने अल्पसंख्यक शब्द यूज किया क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने झूठ बोला कि अल्पसंख्यक बोला जा रहा है, वो जन नेता है। इन्होंने कहा बीच में प्रफुल्ल जी बीच में नहीं, आप डिबेट में नहीं आया, ये पूछ रहे थे, डिबेट में नहीं आया, नहीं बोल रहा मैं। हाँ, आलम कहीं बयान आया है, प्रतुल जी ने सुना होगा। हाँ, कहीं आया होगा, लेकिन डिबेट में आया क्या? नहीं, डिबेट तो डिबेट में क्यों बोल रहे हैं? मैंने डिबेट में नहीं। और आपको बता रहे हैं कि आलमगीर आलम जी जन नेता है, संथाल के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। और आप देखिएगा अभिषेक जी, 46 साल से जैसे वो बेदाग थे, ईडी का जांच हो जाएगा, वो फिर से बेदाग साबित होंगे और जनता के बीच में आएंगे। लेकिन मैं फिर से सवाल पूछना चाहता हूं, सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अडानी और अंबानी के अगर काला धन है
वो काला धन टेम्पू से जा रहा है कांग्रेस के पास, तो उनके यहाँ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कब जाएगी? अडानी दोस्त है क्या तो उसको माफ कर दिया जाएगा कि अडानी के पास काला धन अगर प्रधानमंत्री जी को मालूम है तो एक सप्ताह हो गया अभी तक ईडी क्यों सोई हुई है? एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट बन करके सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हमला करेगी। प्रधानमंत्री के दोस्त के यहाँ अगर काला धन है तो अभी तक क्यों नहीं गए? आज ईडी को जवाब देना चाहिए और भाजपा को बताना चाहिए कि कब ईडी को भेजेगी। बोले ये ईडी उनके यहाँ भी जाएगी। धीरज जी, गठबंधन में सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है गठबंधन की, और कांग्रेस के विधायक एक एक करके कांग्रेस के विधायक पर अगर गिरती जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि खराब हो रही है पूरे स्टेट में। 80% अधिकारी चोर है, उस पर भी पूछ लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता जी से। मैंने अभी टिप्पणी किया था, हम बोले टिप्पणी को सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल करने लगे जी। लेकिन मैं ये बोला था कि सरकार किसी की भी रहे, अधिकारी वही रहते हैं, और सबसे लंबा समय तक भाजपा ने शासन किया 80% और मैं तो बोला कि अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो हर 70%, 60 से 70% लोगों के घर से नोटों के बंडल बरामद होंगे, और भ्रष्टाचार का जड़ जो होता है वही ब्लॉक से शुरू होता है, जिला से शुरू होता है, विभाग के नीचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से शुरू होता है। तो इस पर उन्होंने सरकार को, ये तो आपने बोला, ये आपने बोला धीरज जी, निश्चित तौर पर आपने बोला है, और ये बात बहुत इसके लिए सराहना करनी चाहिए कि बेखौफ होकर आपने ये बात बोला है। 80% अपने उन्होंने बोला साहब, उनका सरकार उनके जी उनके अपने सोर्सेज हो सकते हैं, सरकार जवाबदेही इनकी है। 80% अधिकारी को चोर बता रहे साहब, सरकार न्यायालय से पूछिए साहब। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।